हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस कंटिन्यूअसली लेकर के आ रहा हूं। साइंस की क्लास के अंतर्गत आज हम क्लास नंबर 110 के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो हमारे ऊर्जा प्रवाह के बारे में। कल मैंने आप लोगों को इस डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि सूर्य से कैसे ऊर्जा प्राप्त करता है घास, फिर घास से 10% खरगोश में जाती है, खरगोश से 10% सांप में, सांप से 10% चील में, और ये ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम कहलाता है। इन सभी चीजों के बारे में अपन ने जाना था। आज अपन जो है बेसिकली ये जो भी पूरा ये हो रहा है, जो प्रोसेस पूरा हो रहा है, इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे और इसके अंदर जानेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा का जन्म होता है और किस प्रकार से जो है इनका अवशोषण वगैरह होगा। उन सभी चीजों को जानने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए नहीं है तो आज ही टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। साथ ही साथ मेरे द्वारा एलडीसी एग्जाम के लिए एक गाइड प्रिपेयर की गई है, जो राजस्थान के अंदर हर एक बुक स्टोर पर अभी अवेलेबल है। आप लोग जाकर के उस पुस्तक को खरीद सकते हैं। अब हम आज बात करते हैं हमारे इसी पूरे प्रोसेस के बारे में थ्योरेटिकल वे में, यानी सभी जो चीजें आपको लिखवाई जा रही है वो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है, आज अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखवा रहा हूं वही सबसे पहला एक क्वेश्चन है, और वो ये है कि जो सूर्य है, लिखिएगा आप अपने कॉपी के अंदर कि सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत यानी सोर्स है। तो एनर्जी का जो सबसे पहला बेसिक सोर्स जो है वो क्या है, सूर्य ही है। ठीक है, फिर क्या होता है, तो सूर्य से विकिरित ऊर्जा या विकिरित किरण, सूर्य से विकिरित ऊर्जा, विकिरित मतलब आने वाली, ठीक है, विकिरित ऊर्जा, सूर्य से विकिरित ऊर्जा से से धरातल क्या होगा, धरातल गर्म होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो है सूर्य का प्रकाश कहीं पर आ रहा है तो उससे क्या होगा, वो प्लेस गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। अभी आप देख रहे हैं ना गर्मी में, अब क्या हो रहा है, सूर्य का जो प्रकाश है वो ज्यादा तेज है, इस वजह से पूरी की पूरी धरती क्या है, गर्म है अभी। तो सूर्य से विकिरित ऊर्जा से धरातल गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, और धरातल और धरातल क्या करता है, तो धरातल जो है इस ताप ऊर्जा का क्या करेगा, ताप ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगेगा फिर। ठीक है भाई, क्या होगा, पहले तो ये ताप ऊर्जा को ले लेगा, लेकिन बाद में तो फिर ये क्या करेगा, उस ऊर्जा को अपने पास थोड़ी रखेगा, उस ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करना स्टार्ट करेगा। और जब उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है, तो उत्सर्जन करने पर क्या होगा, ताप ऊर्जा ताप ऊर्जा की ताप ऊर्जा की क्या होगी, दीर्घ तरंगो, दीर्घ तरंग मतलब बड़ी तरंगो। ठीक है, तो तरंगों दीर्घ तरंगों से से वायु मंडल युक्त, वायुमंडल उस भाई ताप ऊर्जा से क्या होगा, जो दीर्घ तरंगे हैं उन तरंगों से युक्त जो आपका वायुमंडल है, वो वायुमंडल क्या हो जाता है, ताप युक्त हो जाता है। भाई उत्सर्जन हुआ था वो कहां जाएगी, वायुमंडल के अंदर जाएगी। तो वायुमंडल कैसा हो जाता है, ताप युक्त हो जाता है, ताप युक्त हो जाता है। क्लियर, वो क्या हो जाएगा, ताप युक्त हो जाता है। फिर पौधे क्या करेंगे, तो पौधे पौधे सूर्य ऊर्जा ग्रहण करके, इस सूर्य की ऊर्जा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो सूर्य ऊर्जा ग्रहण करके कर प्रकाश
संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसाइजेशन। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करेंगे? आपको पता है पौधे तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण के करने से क्या हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण करने से जो आपकी ताप ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा का फिर क्या करेगी? उत्पादन करेगी। तो जिससे रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का जन्म होता है या उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखो आपने देखा ना, ताप ऊर्जा किसमें बदल रही है? अब रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। फिर क्या होगा? तो ऊर्जा के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, यहां पर देख रहे हैं आप, ताप ऊर्जा आई, फिर रासायनिक ऊर्जा आई, लेकिन मूल जो इनका बेसिक स्रोत है वो क्या रहेगा? सोर्स क्या रहने वाला है? तो वो आपके सूर्य ही रहता है। ठीक है, अब क्या होगा? तो वायुमंडल तथा, वायुमंडल तथा जो पृथ्वी है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? तो वायुमंडल तथा पृथ्वी संयुक्त रूप से, पृथ्वी संयुक्त रूप से, ये संयुक्त रूप से क्या करेगी? संयुक्त रूप से ऊर्जा तंत्र का निर्माण करते हैं, ऊर्जा तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे? ये संयुक्त होकर के ऊर्जा का जो तंत्र है, एनर्जी सिस्टम जो है, उसका डेवलपमेंट करेंगे, उसका निर्माण करेंगे। ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को, ये ऐसे कैसे लिखते हुए चलना, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा एनवायरमेंट वाला पोर्शन। अदरवाइज एनवायरमेंट वाला पोर्शन और स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ही कम लोगों को समझ में आती है, लेकिन मैंने आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझाते हुए चला हूं। तो मैंने ये प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं मैं ही समझा सकता हूं, नहीं, भारत में बहुत सारे मेरे से भी बहुत विद्वान जो है शिक्षक उपलब्ध है, और वो पढ़ा भी रहे, लेकिन आप लोगों तक हो सकता है एलडीसी एग्जाम के लिए वो लोग नहीं पढ़ा रहे, लेकिन मैं आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं कि सभी चीजें बहुत आसान शब्दों के अंदर आपको समझा सकूं। तो ऊर्जा जो है वो क्या करती है? पारिस्थितिकी तंत्र को, पारिस्थितिकी तंत्र को नियमित करती है, यानी रेगुलर करती है। भाई अगर एनर्जी होगी तभी तो पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा, तो नियमित करती है। ऊर्जा क्या करेगी? उसको नियमित करती है, रेगुलर करती है। पौधों के द्वारा फिर जो अवशोषित प्रकाश ऊर्जा है, पौधों द्वारा, पौधों द्वारा अवशोषित, पौधों द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा, पौधों के द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में रूपांतरित होकर, रूपांतरित, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होकर, होकर खाद्य पदार्थों, क्या? खाद्य पदार्थों में इकट्ठी होती है या एकत्र होती है, खाद्य पदार्थों में एकत्र होती है। समझ में आ गई बात? तो जो ये पौधे हैं ये क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और फिर उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, और फिर उस रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों के अंदर इकट्ठा करके, एकत्र करके रखते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप इसको जो है नोट डाउन कर रहे थे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर आज अपन को बहुत कुछ लिखना है। अब हम आगे लिखेंगे, तो देखिए अब जो है ये क्या हो चुका है? तो खाद्य पदार्थ जो थे उसके अंदर ऊर्जा एकत्रित हो चुकी है। अब क्या होगा कि जो कार्बनिक पदार्थ है उनके ऑक्सीकरण से क्या होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और ताप के रूप में क्या होगी? बाहर निकलेगी, अवमुक्त होगी। तो आप लिखेंगे कि कार्बनिक पदार्थों के, कार्बनिक पदार्थों के
ऑक्सीकरण, कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन से। और ऑक्सीकरण क्या होता है वो समझा दिया गया है। ऑक्सीकरण से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा क्या होगी? रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा तथा ताप के रूप में, यानी काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के रूप में क्या करेगी? के रूप में अवमुक्त होती है, यानी बाहर निकलती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अवमुक्त होती है। क्लियर? अब फिर इसके बाद में जैविक क्रियाओं का संपादन, जो जैविक क्रियाएं होती है ना, जितनी भी आपके पौधों के अंदर, उन सभी की बात कर रहे हैं। तो जैविक क्रियाओं का संपादन, जैविक क्रियाओं का संपादन क्या होगा? गतिज ऊर्जा के माध्यम से, यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के माध्यम, गतिज ऊर्जा के माध्यम से होता है। ये याद रखें, ठीक है, से होता है। भाई जो जैविक क्रियाएं होती है, उन सभी जैविक क्रियाओं का जो संपादन होता है, वो संपादन किसके द्वारा होता है? तो गतिज ऊर्जा के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के दौरान, ये पूरा जो प्रोसेस आपने कल लिखा है ना, वो कैसे 10% ही पहुंचती है वो समझ में आएगा अभी। तो लिखिएगा कि जैविक क्रियाओं के संपन्न, जैविक क्रियाओं के संपन्न होने, संपन्न होने के उपरांत, यानी इसके बाद, ठीक है, के उपरांत गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या करेगी? तो गतिज ऊर्जा ताप के रूप में, यानी टेम्परेचर, ताप के रूप में, ताप के रूप में, रूप में मुक्त होकर, यानी रिलीज होकर के, फ्री होकर, ठीक है, मुक्त होकर पर्यावरण, यानी एनवायरमेंट, मुक्त होकर पर्यावरण में लौट जाती है। पर्यावरण में क्या हो जाएगी? वापस से चली जाती है, तो लौट जाती है। क्लियर? तो ये क्या लिखवाया है कि जो जैविक क्रिया होती है, उनके संपन्न होने के बाद क्या होता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, वह गतिज ऊर्जा ताप के रूप में जो है बाहर निकल करके वापस से कहां चली जाएगी? पर्यावरण में लौट जाती है। फिर अब लिखेंगे कि हरे पौधे, यानी ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, हरे पौधे संचित ऊर्जा का, यानी जो एनर्जी कलेक्ट की गई थी, तो संचित ऊर्जा का कितना? 90% भाग, 90% भाग क्या कर देते हैं? तो 90% भाग जैविक क्रियाओं में खर्च करते हैं। ये लिखिएगा कि जैविक क्रियाओं में खर्च करते हैं। क्या करते हैं? जैविक क्रियाओं में खर्च करते हैं। तो देखा आपने कि क्यों 10% ही जा रही है? क्योंकि भाई हरे पौधे क्या करते हैं कि खुद ही 90% भाग को, तो जितनी ऊर्जा उन्होंने स्टोर करी थी उसका 90% भाग ये खुद ही अपनी जैविक क्रियाओं को जो है संपन्न करने के लिए, जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए क्या कर देती है? खुद ही खर्च कर देती है। ठीक है, और तथा जो बची हुई ऊर्जा होती है, तथा आगे लिखेंगे, तथा ऊर्जा को, ऊर्जा को आहार, यानी कि जो एनर्जी है उसको भोजन के रूप में, तो आहार के रूप में ग्रहण, भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले शाकाहारी, करने वाले शाकाहारी जीव जंतु, शाकाहारी
जीव जंतुओं, शाकाहारी जीव जंतुओं को, शाकाहारी जीव जंतुओं को शेष जो बची हुई ऊर्जा है, कितनी बचेगी भाई, जब 90% चली गई है तो बची हुई जो 10% ऊर्जा होती है शेष, वह ऊर्जा क्या कर देगा, आगे ट्रांसफर कर देगा, यानी स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो 10% शेष 10% ऊर्जा को स्थानांतरित, यानी ट्रांसफर, स्थानांतरित, स्थानांतरित क्या हो जाती है, होती है, तो स्थानांतरित होती है। क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया कि पहले अपन ने देखा कि सूर्य से जो ऊर्जा आई, प्रकाश ऊर्जा, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला गया, रासायनिक ऊर्जा को जो है फिर वापस से क्या किया गया, जैविक क्रियाओं में अलग अलग उपयोग में लिया गया, और फिर उसी को जो है आधा गतिज ऊर्जा के अंदर उपयोग में लेकर के जैविक क्रियाएं संपन्न हुई, और जैविक क्रिया जैसे ही संपन्न हो गई तो जो बची हुई ऊर्जा थी उसको ताप के रूप में बाहर निकाल दिया और वो वापस से कहां चली गई, पर्यावरण में चली गई। फिर हमने समझा कि जैविक क्रियाओं के अंदर जो है हरे पौधे 90% ऊर्जा को खर्च कर देते हैं, बची हुई जो 10% ऊर्जा है उसी को आगे जो है आहार के रूप में ग्रहण करने के लिए स्थानांतरित होती है। फिर देखिए अब क्या होगा, अब जो है ये भाई हर पोषण स्तर पर वैलिड हो जाता है। जैसे पौधों ने 90% खर्च किया, वैसे ही हर पोषण स्तर पर 90% ऊर्जा जैव रासायनिक क्रियाएं जो हो रही है उनमें ही व्यय होती है। तो आप लिखेंगे हर पोषण स्तरों, हर पोषण स्तरों पर, हर पोषण स्तरों पर क्या होगा, 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं, ऊर्जा जैविक क्रियाओं, जैविक क्रियाओं में व्यय होती है, में व्यय होती है। ठीक है, क्या होती है, तो 90% तो व्यय होती है, और मात्र बची हुई जो 10% है, मात्र 10%, मात्र 10% क्या होगा, तो 10% ऊर्जा ही, 10% ऊर्जा ही उच्च श्रेणी, उच्च श्रेणी मतलब प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय में, द्वितीय से तृतीयक में, ऐसे। ठीक है, तो उच्च श्रेणी की ओर अग्रसर होती है, उच्च श्रेणी की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, कितनी, 10% ऊर्जा ही आगे की ओर अग्रसर होती है। इसीलिए, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ताओं से, यानी जो प्राइमरी अपने मेंबर्स है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राथमिक उपभोक्ताओं से, प्राथमिक उपभोक्ताओं से उच्चतम उपभोक्ताओं से, उच्चतम उपभोक्ताओं, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता से जो इसके ऊपर वाला है, द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक ऐसे, तो उच्चतम उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः, यानी रेस्पेक्टिवली क्या होती जाती है, कम होती है या हास्यमान होती है, और ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हास्यमान या कम, कमी होती है। क्लियर। तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक उपभोक्ताओं से जब आप उच्चतम उपभोक्ताओं की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, जैसे जैसे अपन उच्चतम उपभोक्ताओं की ओर जा रहे हैं तो उनकी जो संख्या है उसके अंदर रेस्पेक्टिवली क्या आ रही है, कमी आती जा रही है, हास्यमान होते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका कारण क्या है कि भाई जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 10-10% ऊर्जा रहेगी, अब एक टाइम के बाद में तो क्या हो जाएगा, वो 10% ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी, और जब ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी तो कैसे जीवित रहेगा, इसलिए फिर जो है क्या होती है, उनकी संख्या
कम होती है। समझ में आ गई बात? इस चीज को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के जो पिरामिड बनते हैं, उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, उनके बारे में भी अपन अभी आगे बात करेंगे। अब ये जो हमने समझा कि हाँ भाई ऊर्जा जो है कैसे आगे ट्रांसफर होगी और इनकी संख्या कम होगी, ये भी हमने समझ लिया। लेकिन ये जो जीवधारियों के अंदर ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ये एक फिजिक्स के नियम को फॉलो करती है। तो एनवायरमेंट के अंदर भी फिजिक्स लगती है, और फिजिक्स का जो एक नियम है वो ये है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी उष्मा गतिक जो नियम है, उस उष्मा गतिक नियम को यहां पर जो है फॉलो किया जाता है। तो आप लिखेंगे कि जीवधारियों में ऊर्जा प्रवाह, जीवधारियों में ऊर्जा प्रवाह उष्मागतिक उष्मागतिक नियम, और उष्मागतिक नियम को आप इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहेंगे? उष्मागतिक नियम, यानी कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखें। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुरूप होता है, और ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जा चुका है, इवन यूपीएससी तक इसको पूछ चुकी है। ठीक है, के अनुरूप होता है, और ये शायद एलडीसी में भी आ चुका है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए सौर ऊर्जा, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि जो सौर ऊर्जा है भाई, जो प्रकाश ऊर्जा है भाई, ठीक है, तो सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी, सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के तंत्र के पोषण स्तर, पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण स्तर से होती हुई, पोषण स्तर से होती हुई, पोषण स्तर से होती हुई क्या करेगी? आकाश की ओर गमन करती है। ये भी याद रखें। ठीक है, आकाश यानी कि आपका अंबर। ठीक है, तो आकाश की ओर, आकाश की ओर गमन कर जाती है, गमन कर जाती है। क्लियर? तो जो है आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे, और यहां पर जो है अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो ये ऊर्जा प्रवाह था, जिसको आपने अभी तक केवल डायग्राम के माध्यम से समझा था, उसे आपने अब जो है पूरा का पूरा समझ लिया होगा। ये जो सब चीज हुई है, ये कैसे हुई थी वो तो कल बताया था, लेकिन इसको पूरा थियोरिटिकल फॉर्म में कि ये कैसे कहाँ ऊर्जा ट्रांसफर होती है और इसके जो है थर्मोडायनेमिक्स के नियम लगते हैं, ये सब चीजें आपको मुझे उम्मीद है कि अब समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो जरूर जो है आप कमेंट करें, मैं आपके हर एक प्रकार के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक, चलिए, अब जो है आप लोगों ने इस ऊर्जा प्रवाह को पूरा समझ लिया है, और ऊर्जा प्रवाह के अंदर जो प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है, इसको भी आपने समझ लिया है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि सांप को चील ही खाए? मैंने बताया था इसको नेवला भी खा सकता है ना? इसी प्रकार से जरूरी थोड़ी है कि जो है आपके चूहे को सांप ही खाए, चूहे को तो बिल्ली भी खा सकती है। तो ऐसे ही एक ही चीज को अलग अलग प्रकार से दो तीन प्रकार के जीव जो है, या अलग अलग दो तीन प्रकार की जातियां वो उसे खा सकती है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब ऐसा हो जाए कि भाई एक से ज्यादा जो है जीव जंतु को कोई खा सकता है, तो उसकी वजह से जो है पूरा का पूरा क्या बनता है? एक जाल बन जाता है, पूरी की पूरी एक नेट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अपन जो है इसको डायग्राम से देखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डायग्राम वगैरह जो है अपन अगली क्लास के अंदर बहुत ही शानदार लेवल पर मैं एक डायग्राम लेकर के आऊंगा। हम देखेंगे कि नीचे हमारे प्लांट होंगे, फिर उससे ऊपर प्राथमिक लेवल पर अलग अलग तीन चार प्रकार के जीव जंतु होंगे, फिर द्वितीयक लेवल पर और तीन चार अलग अलग प्रकार के, और उनमें भी अलग अलग प्रकार के। इस प्रकार से इन सभी को जब मिलाएंगे तो पूरा का पूरा एक जाल बन करके तैयार होगा, और उस जाल को कहा जाता है आहार जाल या फिर आहार श्रृंखला। ठीक है, चेन। और इसके अंदर फिर जो है अपन पढ़ने वाले हैं
कि ये जो श्रृंखला बनी, इस श्रृंखला से आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसके बाद अपने ये आहार श्रृंखला या ये कहें कि ये जो ऊर्जा प्रवाह है पूरा का पूरा वो समाप्त हो जाएगा। और फिर अपन पढ़ेंगे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इन पारिस्थितिकी तंत्रों के भी अलग अलग प्रकार है, उन प्रकारों के बारे में, और बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, किसमें कौन से खाद्य श्रृंखला बनती है, इन सभी चीजों के बारे में अपन जो है अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मुझे पता है कई लोग विद्यार्थी जो है बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भाई 1 घंटे की क्लास करो। देखो 1 घंटे की क्लास करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या है, आप 1-2 दिन बोलते हैं फिर बाद में 1 घंटे की पूरी क्लास नहीं देखेंगे और मेरी 1 घंटे की एनर्जी पूरी वेस्ट होगी। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं, अभी जब तक मेरे पास टाइम नहीं है तब तक तो मैं ऐसे ही जो है आपको 25-30 मिनट 35 मिनट की क्लासें प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन हाँ रेगुलरिटी जरूर रखूंगा। जैसे समय मिलेगा तो अपन जो है 1-1 घंटे की भी क्लासें कर देंगे, ठीक है। एक आप लोगों के लिए अपडेट ये है कि जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो हमें वापस एक करंट के अनुसार पढ़ाइए, अभी जो चेंजेस आए हैं उनके अनुसार पढ़ाइए, तो बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। अभी जो आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाई गई है 15 वीडियो के अंदर, उसके अंदर बहुत कम पोर्शन मैंने करंट का लिया है, बाकी तो चीजें जो है वो समझने वाली है ना। कक्षाएं क्या होती है, कैसे लॉन्च किया जाता है, अब जो हमारे पास में नए नए चेंजेस आए हैं, इन सभी नई स्पेस टेक्नोलॉजीज के बारे में अपन जो है जैसे ही आपका एग्जाम आएगा उस समय पर करंट स्पेस टेक्नोलॉजी के मैं वीडियोस लेकर के आऊंगा और उसके अंदर करंट अफेयर्स के साथ में उनको कंप्लीट करवाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। इसी प्रकार से एनवायरमेंट के अंदर भी कई प्रकार की नई नई चीजें ऐड होती है, तो उनको जो है करंट अफेयर्स के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं कि 2018 के अंदर जो भी एलडीसी का आप पेपर देखोगे उसके अंदर कहीं पर भी स्पेस टेक्नोलॉजी का जो है करंट के क्वेश्चन देखेंगे तो 1-2 ही मिले हैं, बाकी सब स्टैटिक पोर्शन ज्यादा पूछा जा रहा है। और राजस्थान के अंदर आरएएस एग्जाम हो चाहे कोई भी और एग्जाम हो, स्टैटिक पोर्शन ज्यादा पूछते हैं, वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसके अंदर, मतलब वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, करंट में क्या चल रहा है उस पर कम क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, तो आप पहले जो 15 वीडियोज है उनको जरूर देख ले, उनके नोट्स जरूर बना ले, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।